आज मैं आप लोग को कराता हूँ 11 नवंबर 2021 की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ऊपर की तरफ आप देखिए, वो लिखा हुआ है एक चीनी महिला के बारे में कि चीन की पहली महिला कौन सी बनी है जो जिसने अंतरिक्ष में चहलकदमी करी है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर उन्होंने कुछ समय अपने अंतरिक्ष यान के बाहर बिताया है। उसी को चहलकदमी या उसी को कहते हैं अंतरिक्ष के बाहर घूमना। तो उसके अंदर एक महिला का नाम दे रखा है, वो महिला है, अब ये नाम है क्योंकि इन चाइनीज के अजीब से हैं तो शायद आपको भी ये नाम याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़े। वो जरूरत भी नहीं है हमारे लिए कि हम इनके नाम याद रखें। ये सवाल मुझे इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है कि इसमें कई सारी दूसरी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जिनको मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो नाम तो दे रखा वांग यपिंग, और हाल ही के दिनों में चीन ने अंतरिक्ष में जो अपने अभियान है उनमें बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई है। और जाहिर बात है कि जब डेवलप कंट्रीज अंतरिक्ष की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य वही है कि जैसे मध्यकाल के दौरान मेडिवल टाइम पर हमने देखा कि इंडिया आने वाले जो विदेशी थे उसमें अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाली, ये सारे आए। तो आने के बाद इन्होंने भारत और अन्य देशों के जो रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा किया और आज लंदन जो है दुनिया का एक खुशहाल शहर के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन जो है एक बड़े मजबूत राष्ट्र के रूप में, इकोनॉमिकली वेल ऑफ, यानी कि आर्थिक रूप से एक समृद्ध देश के रूप में जाना जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि इन देशों ने उपनिवेश बनाए, कॉलोनी बनाई और वहां से जो पैसा था उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने डेवलपमेंट में करा। उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के अंदर भी दौड़ शुरू हो गई है। और इस दौड़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो कौन कौन से हैं? जाहिर बात है, एक तो रशिया, एक हो गया यूएसए, वो तो है ही, तो रूस, यूएसए, चाइना और हम अपना भी नाम लेंगे इंडिया। विकासशील होने के बावजूद भी भारत जो है वो लगातार इस संदर्भ के अंदर प्रयास कर रहा है कि वो भी उस दौड़ के अंदर शामिल हो जाए जहां ये डेवलप कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के अंदर हमारे लिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या है इसमें? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचकर अपने अंतरिक्ष यान या स्पेस क्राफ्ट के बाहर निकली और कुछ समय उन्होंने बाहर चहलकदमी या बिताया। पहला व्यक्ति कौन है आदि, और इंडिया के भी कुछ जो हमारे भविष्य में योजनाएं हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो हमारा ये आ गया कि अंतरिक्ष यान जो है चीन ने लॉन्च किया था। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इस तरीके का कोई सवाल नहीं आएगा कि अंतरिक्ष यान का नाम बताइए, ऐसे सवाल संभव नहीं है परीक्षाओं में। ये जरूर आ सकता है कि अगर कोई ऐसा अभियान शुरू करा गया हो, फॉर एग्जाम्पल मंगल के ऊपर कोई अंतरिक्ष यान भेजा गया हो या किसी प्लेनेट वगैरह जो पहली बार किया जा रहा हो, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अन्यथा जो है वो अंतरिक्ष यान याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि चीन जो है एक स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। कहां पर? अंतरिक्ष के अंदर। स्पेस स्टेशन क्या होता है? एक स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष यान, जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाकर रुकते हैं, वो कौन सा है? वो जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS के नाम से जाना जाता है। अब इसका संदर्भ क्या रहेगा? इसका संदर्भ ये रहेगा कि ये जो ISS है इसके अंदर कई सारे देश हैं जिन्होंने इसके अंदर मिलकर ये स्टेशन स्थापित करा है अंतरिक्ष में। जानकारी लेंगे तो ये स्पेस स्टेशन क्या है? ये एक प्रकार की वो जगह है जहां पर जाकर अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो कुछ समय के लिए रुकते हैं या उनके साजो सामान जो है अंतरिक्ष के अंदर इसी जगह पर पहुंचाया जाता है। तो ये एक तरीके से अंतरिक्ष यात्रियों के जो रुकने का जगह है, रुकने का स्थान है, वो है। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये इसमें चीन साझेदार नहीं है। इसमें 16 देश साझेदार हैं लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। तो चीन ये प्रयास कर रहा है कि वह जो है अपना
अलग से एक स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश कर ले। और स्पेस स्टेशन का मतलब है एक अड्डा, यानी कि वहां पर चीन के अंतरिक्ष यात्री जाकर रुकेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जो उसकी जो हिस्सेदारी है वो किसी देश के साथ नहीं रहेगी। और चीन जो है बहुत ही ज़्यादा खुफिया तरीके से काम करता है। कुछ समय पहले आपने कोविड के बारे में भी खूब चर्चाएं सुनी होगी। जाहिर बात है चीन ने ही इस तरीके का काम किया है कि एक वायरस छोड़कर दुनिया भर के अंदर आतंक मचाया। तो यहाँ पर जो है इसका हमारे लिए यही पॉइंट है कि ये जो स्पेस स्टेशन है वो एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्पेस स्टेशन। और यहाँ पर बताया गया स्पेस स्टेशन होता क्या है। भाई स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशन जो है वो होता है जहां पर इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। जैसे मैंने कहा, अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को वापस लाना है या उन्हें सामान आदि भेजना है तो क्या है कि जो पृथ्वी की निम्न कक्षा है, लो ऑर्बिट है 400 किलोमीटर तक, वहां पर इसे स्थापित किया जाता है और यहां से फिर अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर और सामान वगैरह वहां पर उनको देकर वापस भी लौट आया जाता। तो ये स्पेस क्राफ्ट है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री जो है या जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कुछ समय के लिए वहां रुक भी सकते हैं। और एक स्पेस स्टेशन है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसका नाम सभी जानते हैं, वो है ISS। एक तो आप ISS के बारे में सुनते होंगे कि ये जो इराक के अंदर आतंकी संगठन है, इराक और सीरिया में, उसके बारे में सुनते होंगे। तो यहाँ पर जो नाम है उसी से जुड़ा, उसके एब्रीविएशन जैसा ही है, पर इसका नाम पूरा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो मैंने अभी आपको पहले लिख के भी बताया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसके अंदर क्या है, रूस और अमेरिका, इन देशों की भागीदारी तो है। जैसे आप यहां देखो, रूस और अमेरिका की भागीदारी तो है, लेकिन इसमें कौन, और 16 अन्य देश भी हैं। ये देखिए 16 देश भी हैं, लेकिन कौन नहीं है इसमें, इसके अंदर चाइना जो है वो शामिल नहीं है। इसीलिए वो चाह रहा है कि अपना अलग से स्पेस स्टेशन वो एस्टेब्लिश कर ले। अब इसके अंदर स्पेस स्टेशन के बारे में देखिए, चीन का जो स्पेस स्टेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का नाम क्या रखा है, या चीन जो है वो अपना स्पेस स्टेशन कब तक एस्टेब्लिश करने का उसने टारगेट रखा है। तो यहां पर देखिए, अंतरिक्ष में इस पर पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट में सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन स्थित है। कौन सा, अभी आप बार बार हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये है ISS के बारे में जिसका भी जिक्र किया था, और इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और चीन जो है अपना जो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है उसका उसने नाम क्या रखा है, उसका नाम जो है उसने अपनी भाषा के अंदर रखा है त्योंगयोंग के नाम से। जैसे यहां पर ब्लू कलर से मैंने प्रोवाइड करा रखा है, ये त्योंगयोंग। अर्थ वगैरह क्या है, इसका स्वर्ग का महल कहते हैं। ये हमारे लिए कोई परीक्षा उपयोगी नहीं है, और ये कम से कम 10 सालों तक काम करने वाला है, क्योंकि कोई भी मशीन होती है, चाहे मनुष्य ही हो क्यों ना हो, उसकी एक समय सीमा है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार से स्पेस स्टेशन जो है इसकी समय सीमा 10 साल की निर्धारित करी गई है। इसका मुख्य मॉडल इसी साल की शुरू के अंत में ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है, यानी कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इसी क्रम के अंदर ये अंतरिक्ष यात्री, जिसमें इस महिला का नाम है जो पहली चाइनीज बनी जो अंतरिक्ष में जिसने चहलकदमी करी, ये लोग भी उसी के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि एक सामान तो वहां पर पहुंच रहा है, उस सामान को जोड़ना है ताकि एक स्पेस स्टेशन जो है एस्टेब्लिश हो सके। तो ये सारे काम है जो करने के लिए अंतरिक्ष यात्री वहां पर जा रहे हैं। और कब तक इसके शुरू होने की उम्मीद है, भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि कब तक, 2022। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसके अंदर ये 2 चीज तो इंपॉर्टेंट होगी। त्योंगयोंग इसका नाम होगा, और कब तक एस्टेब्लिश करने की उम्मीद है, 2022 तक चीन को उम्मीद है कि वो इसको एस्टेब्लिश कर लेगा। इसके अलावा अन्य देश जिनके अपना स्पेस स्टेशन अलग से और स्थापित कर रहे हैं, भाई देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि भारत जो है इस दौड़ में पीछे नहीं हो रहा, क्योंकि यदि हम अब पिछड़ गए तो हम आज भी डेवलप कंट्रीज की श्रेणी में नहीं आते, हम
हम डेवलपिंग या विकासशील देश आते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहां पर? ब्रिटेन से। तो जब वहां पर शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति, तो जिन जिन देशों ने उस क्रांति में हिस्सा लिया, आज तो वो डेवलप कंट्रीज कहलाते हैं। और भारत क्योंकि पराधीन था लंबे समय तक, इसीलिए भारत जो है अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। और यदि अब पिछड़ गए इस दौड़ से, तो फिर हमारे लिए दुनिया के दूसरे देश, जिनको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं, उन्हें पकड़ना हमारे लिए असंभव होगा। इसीलिए भारत की लाख हमारे दूसरी जरूरतें हों, लेकिन अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, कितना भी भारत का खर्च हो, लेकिन ये हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इस फल को भोग सके। जो आज मेहनत भारतीय समाज या भारत के वैज्ञानिक अब करेंगे 2021 से लेकर, और जब तक भी, उसका 30 साल 40 साल के बाद आने वाली पीढ़ियां जो है पूरा लाभ उठाएंगी। तो इसमें किसका नाम आ रहा है? और कौन कौन सी कंट्री है जो स्पेस स्टेशन? इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई इंडिया का, देखिए इंडिया जो है वो कब एस्टेब्लिश करेगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने कहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि ये हमारे देश का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि हम एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं कि दुनिया के वो देश जिनके अपने अंतरिक्ष स्टेशन है, हम भी उसमें शामिल होंगे। 2029 तक के अपना स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करेगा। इसके अलावा रूस ने भी डिक्लेयर किया, रशिया ने भी। देखिए, हालांकि रशिया जो है, रशिया किस में शामिल है? ISS में शामिल है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि रूस और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में लगातार संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। बहुत ज्यादा उनके बीच में फ्रिक्शन या बहुत ज्यादा झगड़े की संभावना है। उसी को देखते हुए रूस ने भी अब निर्णय लिया भाई, जिसमें हमने साझेदारी करी थी 20th सेंचुरी में, उस साझेदारी से हम निकलेंगे और अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाएंगे। रूस ने कब तक इसे एस्टेब्लिश करने का लक्ष्य बनाया? 2030 तक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हो गए जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं उनको बता देता हूं आपको। देखिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे कि 3 कंट्री है जो अपना स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो एक हो गया चाइना, एक हो गया रूस, रशिया, और तीसरा जो है वो हो गया हमारा भारत। 3 देश हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं कि वो 2030 तक अपने अपने स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट और देख लीजिए। अब ये पॉइंट जो मैंने आपको चित्र दिखाया, ये क्या है? गगनयान। तो भारत सरकार ने फैसला किया था कि भाई हम लोग जो है दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे कि जब अपना एक ऐसा अंतरिक्ष में मिशन भेजेंगे जो मानव सहित होगा, यानी कि हम अपने अंतरिक्ष यान के अंदर भारतीय नागरिकों को बैठाकर उन्हें अंतरिक्ष में लेकर जाएंगे। इसको नाम क्या दिया गया? इसे नाम दिया गया है गगनयान। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। गगनयान के अंदर हम कब तक लक्ष्य रखा हमने, कब तक जाएंगे भाई? 2022 तक, क्योंकि कोविड की वजह से उम्मीद तो थी कि 2021 के अंत तक जाएंगे, लेकिन कोविड के चलते हुए सभी चीजों की जो टारगेट है वो बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के अंदर, यहां तक कि अमेरिका जो है उसने प्लान बनाया था, नासा ने, जो उनकी अंतरिक्ष एजेंसी, कि हम 2024 तक अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा पर मानव को दोबारा पहुंचाएंगे, यानी कि ह्यूमन जो है फिर से मून के ऊपर लैंड करेगा, जैसे पहले हुआ था। कब सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन उन्होंने भी 1 साल उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो भारत क्या करेगा? भारत के अंदर अंतरिक्ष यात्री 3 या 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया गया है। वो अभी रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर वो उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 7 दिन की यात्रा होगी, तो पूरी पृथ्वी का वो 7 दिन तक चक्कर लगाएंगे। और इस प्रकार से भारत जो है, भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? जैसे मैंने आपको अभी बताया, भारत जो है वो दुनिया का बन जाएगा चौथा देश। किनके बाद भाई? इनके नाम मैंने आपको लिख रखे, इसी में जोड़ देता हूं मैं। यानी कि भारत जो है चौथा देश बन जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि ये मेरे को इरेज ना करना पड़े, हटाना। तो कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यान वहां पर भेजे हुए? तो ये जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा हुआ है,
ये भाई 3 देश है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला तो रशिया है, जिसने यूरी गगारिन को भेजा था सबसे पहले। उसके बाद यूएसए है, और तीसरे नंबर पर जो है चाइना है, और अब भारत जो है गगनयान के माध्यम से चौथा देश बन जाएगा। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट और दे रखा आप लोगों को कि अंतरिक्ष में चहलकदमी करने की बात तो हमने कर दी, लेकिन दुनिया में पहला व्यक्ति कौन था जिसने अंतरिक्ष में चहलकदमी करी? तो ये सारी उपलब्धियां जो है, हमारा एक मित्र देश है, फ्रेंडली कंट्री है रशिया। और ये जान लीजिए भाई, रशिया जो है वहां पर लोग जो है भारतीयों को दिल से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, तो जब वो रशिया जाता है तो वो अपने को इंडियन बताता है, ताकि लोग जो है उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। तो भारतीयों की ऐसी छवि है रशिया में कि वो बहुत ज़्यादा प्यार हम भारतीयों को करते हैं। और उसी देश ने बहुत जबरदस्त उपलब्धियां प्राप्त करी हैं किस क्षेत्र में? स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसीलिए दुनिया का जो पहला व्यक्ति है जिसने अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष में जाकर जहाज के बाहर निकलकर कुछ समय चहलकदमी करी, अलेक्सेई लियोनोव है। और महिला जो है वो स्वेतलाना सल्स्काया है, ये भी रशियन महिला है। तो दोनों उपलब्धियां अंतरिक्ष में पहुंचकर अंतरिक्ष यान के बाद चहलकदमी करने का दोनों रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है सोवियत, और यहां भी लिखा हुआ है सोवियत। अब ये वर्ड जो आता है सोवियत, इसका मतलब क्या है भाई? सोवियत जो होता है, सोवियत का मतलब है कि एक देश हुआ करता था 1991 तक, उसे कहते थे सोवियत संघ। ये कहलाता था सोवियत संघ, जिसको इंग्लिश में कहते थे सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, इसी को कहते थे यूएसएसआर। और इसको जो है, इसका जो नाम था हिंदी में वो था सोवियत संघ। ये सोवियत संघ जो है वो ये टूट गया कौन से वर्ष में? 1991 में। और टूटने के बाद इसमें 15 देश बने, जिसमें से एक जो देश है अभी भी हम जानते हैं, एक तो है रशिया, और 14 अन्य देश हैं जिनके नाम गाहे अगाहे आप सुनते रहते हो, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 14 देश हैं। तो इसीलिए, और इस सोवियत संघ के अंदर जो आप पढ़ रहे हो सोवियत संघ, इसमें सबसे ताकतवर यूनिट कौन सी थी? सबसे ताकतवर उसका देश कौन सा था? रशिया। इसीलिए जब सोवियत संघ टूटा तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसके सिर पर आई? सारी जिम्मेदारी जो है वो रूस ने ली। यानी कि रूस जो है वो सक्सेसर या उत्तराधिकारी है सोवियत संघ का। इसीलिए एग्जामों के अंदर कुछ भी बात आए, जैसे हमारे यहाँ स्टील प्लांट लगे, भिलाई बोकारो के अंदर जो स्टील के प्लांट हैं या इस्पात कारखाने भारत के बने, तो वो किसकी मदद से बने? चाहे तो सोवियत संघ कर देंगे, और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी आज रूस है, तो रशिया का नाम भी आ सकता है। अगली जो हमारी न्यूज है वो आगे कि यूनेस्को ने हाल ही के दिन जो है मनाया है एक दिवस, इसे कहते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। यानी कि वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है वो मनाया गया इस दिन। और भारत में ये इस तारीख को मनाया जाता है, कौन सा? परिवहन दिवस, ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। तो कौन सी तारीख है? तारीख आ जाएगी 10 नवंबर। ये उस क्वेश्चन के आंसर होंगे जिनको डेज एंड जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, प्रमुख दिवस जिनको कहते हैं, उनके बारे में सवाल अगर आते हैं तो उसमें यहाँ भी मैं आप लोगों को वो चीजें करा के चलता हूं जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम चीज पढ़ते हैं। देखिए, एक तो थीम का सवाल एग्जामों में क्या है कि जो थीम है उसके बारे में भी सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। खासतौर से जैसे पीसीएस है, यूपीएससी का एग्जाम बच्चे सिविल का देंगे तो उसके अंदर जरूर आ सकता है। तो जलवायु के लिए तैयार समुदाय का निर्माण, यानी कि हम लोग जो है, जो आज की तारीख में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसके आधार पर हमारी तैयारी। उदाहरण के तौर पर
बहुत सारी बीमारियां हैं, रोग हैं जो मौसम बदलने पर आजकल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गले में खराश होना या फिर हार्ट अटैक की वो बढ़ना, वो सारी चीज़ें क्या है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो है ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उसके लिए तैयार समुदाय को तैयार करना, ताकि और साथ ही साथ जैसे ग्लासगो में मीटिंग चल रही है फिलहाल जिसको कहते हैं COP26, उसमें सुनते होंगे, सुना होगा आपने, मोदी जी ने कहा है हम जीरो नेट उत्सर्जन यानी कि जीरो नेट एमिशन कर देंगे 2070 तक। तो उसका तात्पर्य क्या हो गया, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को सोखने वाली कोई चीज जरूर हो, ताकि जो प्रदूषण उत्पन्न हो, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात, तो प्रदूषण तो अवश्य होगा, लेकिन उसे सोखने वाला चाहिए। COP26 के ऊपर, क्योंकि वो 12 तारीख तक चलनी है यानी कि कल तक चलेगी, तो उसके मैं सारे के सारे जो नोट्स हैं वो सारे प्रिपेयर करके एक अलग से क्लास लूंगा जो कि जलवायु परिवर्तन COP26 पर ही आधारित हो। अब ये दिवस किसके द्वारा मनाया जा रहा है, कौन सी संस्था का नाम है? इस संस्था का नाम दे रखा है यूनेस्को। ये पॉइंट दे रखा है यूनेस्को। नाम सुनते ही होंगे आपने, कई बार सुना होगा ये नाम। तो यूनेस्को का अर्थ क्या हो गया कि यूनेस्को जो है, ई का मतलब हो गया एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब कल्चरल, यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो गया, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका काम क्या है, दुनिया भर के अंदर ये शांति के प्रयासों को बढ़ावा देना। और शांति के प्रयासों का मतलब हो गया कि विज्ञान का जो इस्तेमाल है वो हम लोग आपस में और बेहतर संबंध करने के लिए विज्ञान का यूज करें, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारबाजी का। तो यूनेस्को का मेन काम जो है वो इस प्रकार से है कि दुनिया भर के अंदर जो देशों के बीच में आपसी साझेदारी है उसको बढ़ावा देना, और जाहिर बात है एजुकेशन है, कल्चर है और साइंस है, इन चीजों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हो गया इसका उद्देश्य क्या है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है। संगठन शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये इसका मेन पर्पज है। ये याद तो नहीं करना, लेकिन एक बार हम पढ़ लेंगे तो उससे हमें लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। हेडक्वार्टर तो सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो वो याद कर लेंगे। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में, और इसकी स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1947 को। हालांकि ये समझौता तो 1945 में हो गया था और स्थापना भी लंदन में हो गई थी, लेकिन इसका जो लागू है ये लागू हुआ था 1946 में। अगला जो पॉइंट आ गया हमारा, ये फैक्चुअल पॉइंट हो गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो इस रूप में आएगा कि भाई हाल ही के अंदर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सूचकांक जारी किया गया। अभी मैं समझाता हूं लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक्स, अगर इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को विकसित होना है तो विकसित होने के लिए उसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उसके अंदर उसको समय पर लाइसेंस मिल जाए, अनुमति मिल जाए, सड़कें बेहतर हों, हवाई जहाज, ट्रेन या फिर ट्रक आदि उपलब्ध हो, गोडाउन हो, गोदाम हो जहां उस सामान को रखा जा सके, बाजार हो जहां उसको आसानी से पहुंचाया जा सके। ये सारी चीजें जो बिजनेस को बेहतर रूप से चलाने के लिए जरूरी है उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। तो एक ये इंडेक्स जो है भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है, जिसमें मैंने नाम दे रखा है कॉमर्स मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है राज्यों का इंडेक्स जारी करती है, यानी कि उनको रैंकिंग देती है कि कितनी लॉजिस्टिक सुविधाएं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस क्रम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि ये कौन जारी करता है। ज्यादातर में हम देखते हैं नाम जो आता है नीति आयोग का आता है, लेकिन यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री का नाम आएगा। और इसमें पहला स्थान कौन से राज्य ने, और ये तो खैर बिल्कुल नेचुरल है कि इसमें नाम किसका आएगा, नाम गुजरात का आएगा। क्यों आएगा गुजरात का, भाई गुजरात ने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरक्की करी है। और आज से नहीं, आप हड़प्पा काल में पढ़ते हो लोथल क्या था, आप पढ़ते हो लोथल जो है वो जगह थी जहां पर हमारा बंदरगाह था। और वो बंदरगाह जो है लोथल का, वो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है, एयरपोर्ट यानी कि पोर्ट माना जाता है। तो जहां पहले से ही बिजनेस के माहौल हो, लोग
प्राचीन काल के अंदर भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ बिजनेस की जो संभावना है वो जबरदस्त है। उनकी मनोवृत्ति यानी कि उनकी जो मेंटालिटी है वो भी बिजनेस की तरफ है। इसीलिए गुजरात के अंदर ये सारे काम बिजनेस से संबंधित होते हैं। बड़े बिजनेसमैन अंबानी और अदानी ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? दोनों के दोनों ही गुजराती हैं। दूसरा स्थान किसको मिला? हरियाणा को, और तीसरा पंजाब। और एक और घटना जो उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये यूपी जो है, यूपी ने इसके अंदर वो जबरदस्त छलांग लगाई है कि पहले तो यूपी का स्थान जो है, पिछली बार की जो रैंकिंग आई थी उस रैंकिंग के अंदर, ये तीसरी रैंकिंग जारी करी गई है, उस रैंकिंग के अंदर उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो 13वां था। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये 13वां स्थान था, लेकिन अब ये कौन से स्थान पर आ गया? 6th स्थान पर। तो जब सवाल आएगा कि सबसे ज्यादा सुधार कौन से राज्य के अंदर हुआ है पिछली रैंकिंग की तुलना में, यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही हो, बेस्ट रही हो, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 13वें से 6ठे स्थान पर इस बार प्राप्त किया। और यहां पर दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई वाणिज्य मंत्री कौन है? तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनका नाम दे रखा पीयूष गोयल, जो पहले कौन से थे? ये पहले रेल मिनिस्टर थे। क्या होती है लॉजिस्टिक? जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई? लॉजिस्टिक का मतलब होता है ऐसी सुविधाएं जिसकी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। बुनियादी ढांचा किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि सड़क, परिवहन, बिजली, गोदाम, सरकारी महकमों के द्वारा या सरकारी कार्यालय के द्वारा समय पर अनुमति देना, लाइसेंस जारी करना, ये सारा का सारा जो है इसी को कहते हैं बुनियादी ढांचा। तो इसकी उपलब्धता, सभी अनुमोदन प्राप्त करने में आसानी, यानी कि परमिशन, वरना क्या है सरकारी विभाग में घुमाते रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरा काम कोई कारखाना लगाना है और वो 100 रुपये में मैं कारखाना 2021 में लगा सकता हूँ और घूमते घूमते मुझे 2022 हो जाए, तो सब चीज़ों खर्चे बढ़ जाएंगे। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मेरे खर्चे बढ़ने की वजह से मुझे और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और हो सकता है मुझ पर पैसा ना हो तो मैं उस बिजनेस को ही आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए भी उसमें शामिल है। फिर हो गया, अगला पॉइंट दे दिया, सुविधा की सीमा, लाइसेंस नवीनीकरण के फैसले, सेवाओं की फेसलेस सेवाओं। फेसलेस का मतलब क्या हो गया? फेसलेस का मतलब हो गया कि जैसे ऑनलाइन वन विंडो कहते हैं कि ज्यादातर चीजें जो है आप ऑनलाइन ही परमिशन मिल जाती है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करो और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको परमिशन मिल जाएगी। तो वो भी पॉइंट हो गया। ये सारे के सारे भंडारण दे दिया। जैसे मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब न्यूज पढ़ें तो उस न्यूज के आधार पर आप समझ सकें कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और क्या मतलब है। भंडार, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर किसी ने, किसानी को ले लीजिए, अब किसान मान लिया आलू बो रहे हैं और आलू को स्टोर करने के लिए जगह ना हो तो वो आलू जो है उसे औने पौने दाम में या तो बेचने पड़ेंगे या उसके जो आलू है वो खराब हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ गया कि यूनेस्को ने, अभी आपने पढ़ा था यूनेस्को के बारे में, पहले न्यूज मैंने बताई है। यूनेस्को ने हाल ही में क्रिएटिव सिटीज की एक लिस्ट जारी करी है। ये कहते हैं रचनात्मक का मतलब हो गया क्रिएटिव। क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि ये जान लीजिए कि जो कश्मीर है वहां पर लकड़ी का काम, हाथ के हुनर का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बर्फ पड़ती है, ज्यादा समय लोगों को ठंड की वजह से अंदर रहना पड़ता है। तो शायद इसीलिए उन्होंने हस्तशिल्प यानी कि जो हैंडलूम है या फिर जो हाथ की कारीगरी है उसके अंदर उन्होंने बेहतर काम किया है। तो उस वजह से उन्हें रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। और कौन से शहर को शामिल किया गया? तो हमारे जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है, समर कैपिटल, देखिए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। जो गर्मी की राजधानी है श्रीनगर है और सर्दियों की राजधानी जो है वो जम्मू है। तो गर्मी की राजधानी जो श्रीनगर है वहां पर जो है ये यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। और यहाँ पर कौन से कैटेगरी में शामिल किया गया है? शिल्प और लोक कला। शिल्प का मतलब क्या हो गया? स्कल्पचर, यानी कि जो वहां पर
निर्माण किए गए, चाहे लकड़ी के पुल बनाए गए हों, चाहे वहाँ पर भवन या बिल्डिंगें बनाई गई हों, उसके हिसाब से। और लोक कला मतलब हो गया फोक, यानी कि उस क्षेत्र विशेष की कारीगरी, इसकी सूची में शामिल किया गया। और भारत की तरफ से इससे पहले जो है और कौन कौन से शहर शामिल किए जा चुके हैं जो इस सूची के अंदर है, उनके मैंने कुछ के नाम दे रखे हैं। देखिए कौन कौन से शहर हैं, ये ध्यान। हैदराबाद, हैदराबाद को किसके लिए कर रखा था, ये वर्ड आ रहा है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी। तो हमारे यहाँ जो है या विश्व स्तर के ऊपर 18 जून को मनाया जाता है गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, यानी कि खाना बनाने की जो कला होती है उसको गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो हैदराबाद को तो उस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया, रचनात्मक उसके अंदर। फिर आ गया मुंबई। मुंबई को जो है, जाहिर बात है हमारे यहाँ फिल्में हैं तो फिल्मों का निर्माण होता है, फिल्मों के लिए। जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए। भाई राजस्थान की जो बिल्डिंगें हैं, राजस्थान में जो पेंटिंग है वो वहाँ पर अलग किस्म की है, यानी कि वहाँ पर राजस्थान का ही स्टाइल है। जहाँ पर बिल्डिंगें देख लीजिए, चाहे हवा महल की बात करें या वहाँ के किले की, तो विशिष्ट हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए वहाँ पर। और वाराणसी जो है संगीत, भारत के बहुत सारे शास्त्रीय जो संगीत हैं, क्लासिकल जो हमारे यहाँ सिंगिंग है, उसके अंदर वाराणसी के घराने का नाम आता है। और ऐसे ही चेन्नई के भी संगीत के क्षेत्र में। तो ये शहर हैं जिनको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। अगली जो न्यूज है वो आ गई हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब देखिए इसे कहेंगे नेशनल एजुकेशन डे। एक तो होता है हमारे यहाँ स्कूलों में सभी ने मनाया होगा 5 सितंबर को, जो कहते हैं टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस। वो तो मनाया था 5 सितंबर को, वो मैंने दे रखा है। ये 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे, सभी बच्चे जानते होंगे 5 सितंबर को। वो तो मनाया जाता है किसकी याद में, किसके जन्मदिन पर, एस राधाकृष्णन। इनके बारे में तो आप जानते ही हो, देश के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। और 1954 में जब 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया तो उन 3 में से एक जो है एस राधाकृष्णन भी थे। तो और इनका जो है, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और इसके अलावा इनका जो दर्शन था, फिलॉसफी थी, उसके अंदर भी ये काफ़ी पारंगत थे या काफ़ी इसमें निपुण थे। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी कि अगर उनके जन्म दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो उन्हें खुशी होगी। तो इसलिए भारत सरकार ने उनकी जयंती को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया, उसको टीचर्स डे के रूप में। यहां पर किसका नाम आ रहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो 1958 तक संभवतः, यानी कि लंबे समय तक देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। इन्हीं के जो जन्म दिवस है उसी को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 2008 में जो सरकार थी तत्कालीन, उसने डिसीजन लिया था कि अब से हम इसको इस रूप में मनाएंगे। अगली जो न्यूज है वो आ गई ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। आज की तारीख में भारत जो है दुनिया में फार्मास्यूटिकल, ड्रग का मतलब हो गया यहाँ दवाइयाँ, उस मामले में भारत एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। हालांकि कच्चे माल के लिए, यानी कि दवाइयों में जो इस्तेमाल होने वाली जितनी भी रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसके लिए तो हम चीन पर निर्भर हैं, लेकिन जो निर्माण है दवाइयों का उस मामले में भारत जो है एक बड़ी ताकत मानी जाती है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कितना भी गुर्रा ले, लेकिन दवाइयाँ जो हैं वो उसे भारत से ही चाहिए। कुत्ते के काटने की हो या किसी चीज़ की हो, वो सारी दवाइयाँ जो है उसे भारत से ही मंगानी पड़ती हैं। तो इस फील्ड के अंदर अभी हाल ही के दौरान जो इंडेक्स जारी किया गया, सूचकांक जारी करा गया, वो 30 देशों का उसमें सूचकांक जारी किया गया। उसके अंदर भारत का स्थान जो है 18वां था। यानी कि ड्रग पॉलिसी कैसी है, क्या उस मामले के अंदर हम कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे देशों की जो दवाइयाँ हैं उनकी नकल करके बना रहे हो आदि, ये सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। लगभग 75 जो पैरामीटर है, संकेतक है, जिनके आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ पढ़ के देख लेते हैं ये सूचकांक कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हुए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट है भाई कितने देश हैं
और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 30 देशों में से 18वां है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था, इसमें 30 देशों की दवा नीतियां, देखिए ड्रग पॉलिसी किस प्रकार की होगी, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है कोई निर्णय, या फिर इस प्रकार से सरकार ने कोई फैसला कर दिया जिसमें कंपनियों को भी नहीं पता और बाकी जो हितधारक हैं यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है, तो भ्रष्टाचार कम होगा तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर दवा नीतियों की तुलना करता है, यानी कि अब हमारी नीति जो है, हम ये कहें भारत में तो यही नीति है, लेकिन इसका कंपैरिजन दूसरे देश से तो करेंगे, हो सकता है उनकी नीति ज्यादा बेहतर हो, है ना। हम भारत के संदर्भ में तो कह सकते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं भाई किसकी नीति कैसी होगी, उस आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक में पहला स्थान किसको है, नॉर्वे। भाई इसका नाम तो आप गाहे अगाहे सुनते ही रहते होंगे, मैं इसको आपको उसमें भी दिखा देता हूं कि ये कहां पर है। जैसे मैंने यहाँ वर्ल्ड मैप जो है वो आप लोगों को दिखा रखा है, और इस वर्ल्ड मैप के अंदर जो कंट्री है नॉर्वे, वो यहाँ पर है, नॉर्थ में देखिए ये देश है जिसे कहते हैं नॉर्वे। और नॉर्वे समेत ये जो दूसरे देश हैं इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इन्हें स्कैंडिनेवियन क्यों कहते हैं, इन्हें स्कैंडिनेवियन नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो देश हैं यहाँ पहाड़ियां हैं, स्कैंडिनेवियन के नाम से जानी जाती हैं। ये जो देश मैंने दिखाया यहाँ पर, अभी मैं और साफ सा दिखा देता हूं आपको, ये देश, तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यहां होगी आइसलैंड, ये सारी कंट्रियों जो है सांस्कृतिक रूप से एक मानी जाती है। और यहां पर जो पहाड़ियां हैं इस जगह के ऊपर, उन पहाड़ियों को कहते हैं स्कैंडिनेवियन पहाड़ियां, इसीलिए इन सारे देशों को स्कैंडिनेविया कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। जैसे आपने कुछ कई बार आप ये सुनते होंगे कि कुछ देश जो है वो कहलाते हैं बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 3 देश हैं, ये 3 देश जो हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश जो हैं यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये 3 देश जो हैं, ये एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों की सीमाएं जो हैं वो कहां से लग रही है, बाल्टिक सागर के साथ, तो इनको बाल्टिक गणराज्य कहते हैं। उसी प्रकार से इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। और इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि सबसे खुशहाल जीवन जो मानव कहीं पृथ्वी के ऊपर बिता सकता है तो वो इन देशों के अंदर ही है, नॉर्वे, स्वीडन। देखिए अगर हम ताकत की बात करें, हथियारों की बात करें, पैसे की बात करें, तो हम देखते हैं चीन का भी नाम आता है, अमेरिका का भी नाम आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खुशहाली की, यानी कि अगर तनख्वाह भी कम है उसके बावजूद भी वो बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है और उसे कोई खतरा नहीं है, जान माल का कोई खतरा नहीं है, अपराध सबसे कम है, उस मामले में ये पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग, यहाँ पर जो बैंक है और कंपनियां हैं, जब वो अपना प्रचार करती है, लोगों को आमंत्रित करती है कि हमारे यहाँ नौकरी करो, तो कहते हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देश के अंदर आकर रहिए। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट, उसमें भाई आप लोगों ने जब से परीक्षा की तैयारी करनी शुरू करी होगी एग्जाम की, या एग्जाम के हिसाब से होश संभाला होगा, आपने हमेशा नाम सुना होगा, पहला स्थान किसका रहता है, नॉर्वे का। कोई भी इंडेक्स आप निकाल लोगे, लोकतंत्र के प्रदर्शन की बात हो, पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात हो, कोई सा भी उठाओगे तो पहले 3 में नॉर्वे का जरूर आएगा, और ज्यादातर मामलों में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर ही होगा। तो इसी नॉर्वे के बारे में ये पॉइंट यहां पर दे रखा है कि पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी एक आदर्श देश है और ये दुनिया का पहला देश बना था अभी कोविड के दौरान जिसने कोविड से छुटकारा पा लिया था।
यहाँ पर मैंने उन देशों के बारे में कुछ दे रखा है, कौन कौन से ये कंट्री है, मैं थोड़ा बेहतर बन ताकि आपको दिख जाए। ये मैं जानबूझ के ये फ़ोटो जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इनको लगा देता हूँ। इसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है, लेकिन इस तरीके से आपको ये बहुत ज़्यादा रुचिकर लगता होगा जब आप इस वीडियो को देखते होंगे। तो यहाँ पर यह है कि पहला स्थान किसका है, नॉर्वे का दे दिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ये तो आप लोग स्वयं देख लेना। हमारे लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट था, भारत का स्थान कौन सा है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का नाम था। अगला आ गया कि अभी 10 नवंबर के दिन अफगानिस्तान को लेकर या अफगानिस्तान के मामले को लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन्हें कहते हैं एनएसए। एनएसए का मतलब क्या हो गया भाई, एनएसए का मतलब जो है वो हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देश के अंदर सुरक्षा के मामलों पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पर ब्रिजेश शर्मा जो है, अटल बिहारी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो उस समय पर उन्होंने एक नए पद का गठन किया जिसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और पहले जो बने थे वो बने थे ब्रिजेश शर्मा। यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम पूछा गया था। वैसे ही जो भी पुलिस की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आप तो इनका गाया गाया नाम भी सुनते रहे होंगे, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इसे तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान का जो मामला है उसमें ये हुआ कि वहाँ पर तालिबान नाम का एक जो आतंकी गुट है उसने कब्जा कर लिया, यानी कि उसने जबरदस्ती जो है हथियारों के बल पर वो सत्ता प्राप्त कर ली है। और अब वो वहां के लोगों को जबरदस्त रूप से अपने कब्जे में लेकर और अपनी मनमानी कर रहा है। ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का जो मामला है ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये रहा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हमारे यहाँ पर देखिए ये सीमा लगती है, ये सीमा लगती है इस जगह, कश्मीर का ये हिस्सा जिसे पाकिस्तानियों ने कब्जा रखा है, वहां पर हमारी ये सीमा जो है भारत की लगती है। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान नाम का एक जो गुट है उसने हथियारों के बल पर वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया और अपने हथियार और आतंक के बल पर उसने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें पूरी तरह उसका साथ जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिया। अब यहाँ की हालत क्या हो गई कि वहां पर दुनिया का कोई सा भी देश जो है वो उसको समर्थन नहीं दे रहा, ना उसको मान्यता दे रहा। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वहां की सरकार के साथ में कोई भी दुनिया का देश आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है वो कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहा। वरना होता क्या है, होता ही है भाई, अगर किसी देश को हमने मान्यता दी है यानी कि उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है, तो वहां का जो राजदूत है, एम्बेसडर है, वो हमारे देश आके रहता है या हमारा राजदूत वहां जाकर रहता है, और बाकी दूसरे संबंध, आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक संबंध भी होते हैं। लेकिन जब से तालिबान आया तो दुनिया के किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है। और अब शुरुआत होगी ठंड की। ठंड की शुरुआत में का अर्थ ये हो गया कि ये सारा हिस्सा जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पूरा हिंदू कुश पहाड़ियाँ हैं और जबरदस्त शीत, ठंड और बर्फ पड़ती है। और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की सरकार तो ऐसे है कि गुंडे बदमाश, तो गुंडे बदमाशों को व्यापार से क्या मतलब, ट्रेड से क्या मतलब, या उनके पास ये पॉलिसी क्या होगी कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे काम करेगा, कैसी पॉलिसी अपनाए। उन्होंने तो हथियार उठाकर लोगों को अपनी ताकत के बल पर मजबूर कर मारने के लिए ही उन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो अब उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा कि देश कैसे चलाएं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं उसकी वजह से दुनिया के अंदर ये चिंता हो रही है कि भाई तालिबान के साथ तो हम कुछ नहीं संबंध रखेंगे, क्योंकि जब तक वो एक ऐसी सरकार ना बनाए जिसमें अफगानिस्तान की
अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वो भी हिस्सेदार बने, क्योंकि यहाँ चुनाव तो हुआ नहीं। अगर मान लीजिए आज हमारे यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और कोई बाहर के देश का राष्ट्रपति ये कहे कि नहीं जी इसमें कांग्रेस भी होनी चाहिए, इसके अंदर केरल के भी होने चाहिए, तमिलनाडु के, तो हम उनकी बात नहीं सुने, क्योंकि भैया चुनाव हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो कोई चुनाव नहीं हुआ, यहाँ तो लोग हथियार लेकर आए और पढ़े लिखे लोगों को खदेड़ दिया, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो तो अपना खाने कमाने में लगा हुआ है, और जो दिन रात गोली चला रहा है उसे पता है मेरे पास तो एक यही विकल्प है, हथियार के बल पर ही मेरे को लोग रेस्पेक्ट देंगे, और अगर हथियार नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई पूछेंगे, पढ़ाई लिखाई मेरे पास हम उठा टेकूं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो एक ही तरीके से समाज में अपनी ताकत बढ़ाते हैं, वो है दहशत और हथियार उठाकर, वही काम यहाँ पर हो गया। तो अब इसके जो पड़ोस में कौन कौन से देश हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन से देश की सीमाएं इसके साथ में लगती हैं, ताकि आप ये समझ जाओ किन किन देशों के लोगों को हमारे यहाँ आमंत्रित किया गया दिल्ली में बातचीत करने के लिए। अब यहाँ देखिए आप किस किस की सीमाएं लगती हैं इसके साथ में, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक तो हो गया ईरान, ईरान जो है उसकी सीमा लगेगी इसके पश्चिम में, वेस्ट में। इधर की तरफ तुर्कमेनिस्तान, ऊपर की तरफ से उज्बेकिस्तान, यहां पर ताजिकिस्तान, और कुछ हिस्सा इधर की तरफ जब हम जाएंगे तो यहां पर लगेगा, और ये हो गया किर्गिस्तान। ठीक है, कारण क्या है कि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो है अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, और वो सारे की सारों की जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक वहां पर शांति स्थापित नहीं होगी। और एक पड़ोसी देश जो है ये हो गया चाइना, और एक हो गया भाई पाकिस्तान। इन दोनों देशों ने तो जाहिर बात है कि जब भारत में कोई अफगानिस्तान के मामले में कोई बैठक होगी तो भाई इन्हें तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इन दोनों ने तो मना कर दिया, बहाने बना दिए। चीन ने कह दिया जी आपका जो मीटिंग का शेड्यूल है वहां पे हमें कुछ और काम करना है, इसलिए हम नहीं आ सकते। पाकिस्तान को तो आने नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्पष्ट है वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के मामले में भारत जो है कुछ शब्द बोले, क्योंकि वो तो ये मानता है कि पाकिस्तान का 5वां राज्य है ये, पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, अफगानिस्तान को वो इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि ये उसका अपना राज्य हो। तो हाल ही में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई गई जिसमें सारे पड़ोसी देश शामिल हो गए, लेकिन चीन और पाकिस्तान को छोड़कर। और यही जो वार्ता है, इस वार्ता के अंदर क्या आएगा, एक तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है, और इसे नाम क्या दिया गया इस मीटिंग को, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ये इसका नाम दिया गया है इस बैठक का। इसमें कौन कौन से देश के शामिल हुए तो उनकी मैंने आपको अभी सारा का सारा जो हमारा पॉलिटिकल मैप था उस पर मैंने दिखा दिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया। रशिया तो है ही उत्तर में, क्योंकि रूस, ये सारे देश जो है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये किसका हिस्सा थे, मैंने अभी आपको बताया था 1991 तक क्या हुआ करता था, सोवियत संघ। अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ उस पर। ये जो सोवियत संघ की आप बात सुन रहे थे मुझसे, ये सोवियत संघ है। तो ये जो देश हैं सारे के सारे, ये ऊपर जो है ये है मॉस्को कैपिटल, ये हो गया रशिया, ये कजाकिस्तान उसका हिस्सा था, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यानी कि ये जो देश है सोवियत संघ जिसे कहते हैं, ये भारत से 7 गुना बड़ा था एरिया में। और ये सारे के सारे हिस्से जो है जो मैंने आपको दिखाए, ये सारे 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे। जब 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो ये सारे अलग हो गए। तो जाहिर बात है इनमें अभी भी चौधरी कौन है, अभी भी चौधरी रूस है। इसीलिए रूस को इस बैठक के अंदर आना रूस का बहुत ज्यादा जरूरी था, और रूस जो है इस बैठक के अंदर हिस्सा लेने के लिए आ गया, उसने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। दिल्ली के इस अफगानिस्तान के जो ये डायलॉग हुआ, इस डायलॉग के अंदर कितने पॉइंट की घोषणा करी गई
तो 12 पॉइंट। ये सवाल आ सकता है कितने पॉइंट घोषणा करी गई, और यही कही गई भाई ये जैसे ओसामा बिन लादेन को भी इन्होंने छिपा के रखा, जबकि अमेरिका ने कहा भाई इसे हमें सौंप दो, इसने हमारे यहाँ WTC के टावर गिराए, लेकिन इन्होंने उनको भी पनाह दिए रखी। तो इनका सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब बदमाश आ गए तो बदमाश जो है बदमाश को समर्थन करेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यही कहा गया भाई आप जो है ना आतंकवाद को पोषण देना बंद करो, उनकी ट्रेनिंग आदि इस चीज से दूर रहेंगे तो हम अब मदद करने को तैयार हैं। ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिनके बारे में मैंने बताया, अजीत डोभाल, इनका तो IPS अधिकारी हैं और इनको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता, सच्चे देशभक्त हैं। इसके बाद आगे अगला जो खबर है सांसद निधि के बारे में। 1993 से भारत के अंदर एक योजना शुरू हुई कि जो भी सांसद है, ये स्क्रीनशॉट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, जो भी भारत में सांसद है चाहे वो राज्यसभा का हो और चाहे वो लोकसभा का हो, उसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल जो है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2.5 करोड़ की 2 किस्तें मिलेंगी और वो अपने एरिया में डेवलपमेंट पे उन्हें खर्च कर सकता है। 2020 के अंदर कोविड के चलते हुए भारत सरकार ने कहा भाई ये जो सांसद निधि है इसे हम बंद कर लें। अब 2021 के अंदर इसलिए फिर से इस साल के लिए शुरू किया गया, लेकिन इसमें जो राशि है वो घटा दी गई। फिलहाल ये कहा गया कि अब जो राशि मिलेगी वो 2 करोड़ रुपए की मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और सांसद अपने क्षेत्र में मैंने पॉइंट दे दिया, और वैसे कितने मिला करेंगे अगले साल से, जो पहले मिल रहे थे कितने 5 करोड़ रुपए, तो 5-5 करोड़ रुपए। तो जैसे मैंने कहा चाहे राज्यसभा का सांसद हो जैसे कि मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, या फिर लोकसभा का सांसद हो चाहे जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, दोनों को बराबर धनराशि आवंटित की जाएगी। शुरुआत कब हुई इसकी, इस योजना की शुरुआत ये है 1993 से, ये इंपॉर्टेंट होगी। अगली होगी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लासगो की बात चल रही है। ऐसा हुआ कि जलवायु के मामले में, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा उस मामले के लिए, उस मामले में देशों की कैटेगरी बनाई गई। किस आधार पर, इन 4 श्रेणियों को या इन 3 कैटेगरी की जांच करी गई कि किस देश में क्या स्थिति है इनमें। इन चारों में जो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा उसकी रैंकिंग जो है ऊंची करी गई। हालांकि इन चारों पर कंपोजिट रूप से, समग्र रूप से किसी देश ने इतना काम नहीं करा, इसीलिए पहली 3 रैंकिंग जो है वो खाली छोड़ी गई है और चौथी 5वीं इस तरीके से रैंकिंग दी गई है। भारत का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि भारत जैसे विकासशील देश के अंदर, जहां पर हम मानते हैं कि भाई देश को तो भगवान ही चला रहा है, वहां पर भी हम टॉप 10 के अंदर आ जाए वर्ल्ड में, जहां यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। 10वां स्थान रहा और लगातार तीसरे साल हम ये 9वें स्थान के ऊपर हैं। और इस सूचकांक को कौन तैयार करता है भाई, ये जर्मनी की 2 संस्थाएं हैं, उनका नाम दे रखा है। मैं फिर उस बात पे जोर दूंगा कि ऐसा कोई मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखता कि इस तरीके का आता हो। हालांकि UPSC PCS इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए उनके तो ध्यान रखिए। रही बात SSC और जो दूसरे कंपटीशन है उसमें थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जलवायु जो पॉइंट है, एनवायरमेंट, पर्यावरण, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस जगह पर जरूर हम देख सकते हैं। बाकी कौन सी संस्था कौन सा सूचकांक या इंडेक्स जारी करती है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जरूर हम कर सकते हैं क्योंकि ये जलवायु से संबंधित। इसमें 4 कैटेगरी के आधार पर 4 जो कैटेगरी है उसमें किस देश ने कितना काम करा उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। एक तो हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि चलती हुई हवा, सूरज है, उसमें कितना काम किया जा रहा। भारत ने एक टारगेट रखा है कि भविष्य के अंदर हम कितना सौर ऊर्जा में कितने आगे तक या कितने हम गीगाबाइट गीगा या मेगावाट कितनी उत्पन्न करेंगे, वो मैं आपको अभी बता भी दूंगा।
फिर हो गया ऊर्जा का उपभोग किस आधार पर है, पर कैपिटा के हिसाब से कितना कंजम्पशन है। डेवलप कंट्रीज के अंदर ये जो उपभोग है वो जबरदस्त होगा, क्योंकि वहां पर एक घर में 4-4 गाड़ियां मिलेंगी, तो 4 गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना होगा या डीजल भरवाना होगा। तीसरा हो गया पर्यावरण की नीति, पॉलिसी किस प्रकार की है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कारखाने से प्रदूषण ज्यादा है तो जाहिर बात है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, उस पर पेनल्टी लगेगी, या उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा भुगतान करे, ताकि जो उत्सर्जन एमिशन वो कर रहा है उसकी भरपाई किसी अन्य माध्यम से हो जाए। और तीसरा है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के अंदर जो मुख्य अपराधी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी गैसें जो सूरज की किरणों को तो अंदर आने देती है, लेकिन जो पृथ्वी से रेडिएशन या विकिरण बाहर निकलता है उसके लिए वो हो जाती है ओपेक या अपारदर्शी, जिसकी वजह से वो सारी गर्मी जो है नीचे रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन 4 कैटेगरी के आधार पर किसी भी देश का वर्गीकरण किया गया। अब इस बार के सूचकांक में कोई सा भी देश जो है ये चारों कैटेगरी के अंदर संग्रह यानी कि कंपोजिट रूप से काम नहीं कर पाया। किसी ने एक फील्ड के अंदर काम कर लिया, किसी ने दूसरी में नहीं करा, तीसरी में कर लिया, चौथी रहेगी, इस तरीके से। इसीलिए जो पहले 3 स्थान है वो क्या करेंगे, इस बार पहले 3 स्थान जो है वो खाली रखे गए। और जो टॉप में रहा है अभी मैंने आपको बताया था, आप ध्यान कीजिए, मैं आपको बताया था कौन कौन सी कंट्रीज के नाम, ये मैंने आपको ये बताया था कि ये कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन देश। तो इनमें से जो कैटेगरी में नाम आ रहे हैं तीसरे और चौथे नंबर पे डेनमार्क और स्वीडन का नाम आ रहा है। हर जगह जहां भी इस तरीके की पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मानव विकास की बात है, हर जगह इनका ही टॉप में स्थान आएगा। वहां आप अमेरिका, चीन उनका स्थान नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट हमारा जो हो गया वो हो गया 10वां स्थान। भारत का स्थान कौन सा रहा है हमारे लिए, तो इंपॉर्टेंट है, 10वां स्थान रहा। लगातार तीसरे साल जो है भारत को कौन सा स्थान मिला, 10वां स्थान मिला हुआ। हालांकि भारत में पहली जो कैटेगरी है अक्षय ऊर्जा, इसमें तो बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर पाए। कारण क्या है कि अगर कोयले से और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पे जाना है, आप और हम अपने घर पे ही ना देख लें, हम सारी पढ़ते भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन क्या हमने क्या सोलर एनर्जी के पैनल लगवा रखे हैं? सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो इस वजह से इतनी तेजी के साथ संभव नहीं कि हम कोयले का सारा काम छोड़कर और कोयले की जगह पर हम सोलर एनर्जी से बना ले। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा के अंदर ज्यादा प्रगति भारत में नहीं। लक्ष्य जरूर है हमारे, और दुनिया के जो टॉप 4 देश हैं, टॉप 5 देश हैं, उसमें हम आते हैं। सोलर एनर्जी में भी, पवन ऊर्जा के अंदर भी चीन दोनों ही कैटेगरी में पहले स्थान पर है, लेकिन भारत जो है, भारत भी पीछे नहीं है। पहले 5 देशों में भारत का भी नाम शामिल होता है। और पहली में तो हमारी औसत प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी 3 जो कैटेगरी हैं जो आपने पढ़ी थी, 3 कैटेगरी ध्यान कीजिए। पहली कैटेगरी तो होगी नवीकरणीय ऊर्जा, और इन 3 कैटेगरी में भारत का जो प्रदर्शन है या जो भारत ने काम किया है वो ठीक है। इस वजह से हमारा इसके अंदर बेहतर स्थान दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा में किसका नाम दिया गया है, फिर वही देश आ गया। आप ध्यान कीजिए, नॉर्वे, बार बार मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, ये स्वर्ग है देश। अमेरिका और चीन या रशिया, इन देशों का आप नाम सुनते हो, ये भारी भरकम नाम है, हाँ भाई महाशक्ति है, ग्लोबल पावर है, लेकिन व्यक्ति जब जाएगा, इन व्यक्ति को अपना जीवन स्वयं जीना है। इस मायने में नॉर्वे सबसे अच्छे देश, नॉर्वे सबसे अच्छा देश है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, वहां जीवन जो है ज्यादा खुशहाल है। अगला आ गया इंटरनेशनल सौर अलायंस, जिसे कहते हैं, इसे लिखते हैं, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये जो है इन्हें कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA के नाम से जाना जाता है। और मोदी जी ने एक नाम भी दिया था, इस गठबंधन में शामिल होने वाले जो देश थे उन्हें कहा गया सूर्यपुत्र। मतलब क्या था, देखो,
यहाँ मैप के ऊपर ही आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये था, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई जो देश ऐसे हैं जहाँ 12 महीने सूरज चमकता है, वो देश कौन से हैं जहाँ 12 महीने सूरज चमकता है। अब सूरज जो है, ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि सूरज जो चमकता है सिर के ऊपर, वो चमकता है कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में। और वो भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये लाइनों के बारे में आप सुनते होंगे। इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न, और एक 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में है, इसे कहते हैं कैंसर या कर्क रेखा। तो जो सूरज चमकता है, वो सूरज जो है सिर के ऊपर जो चमकता है, वो इन दोनों लाइनों के बीच में जितने देश हैं उनमें सिर के ऊपर चमकता है। समझ गए बात को। बाकी जो इनके उत्तर में देश हैं, इसके नॉर्थ में या इसके साउथ में, वहां सूरज जो है 12 महीने सिर के ऊपर नहीं चमकता। तो सोलर एनर्जी की सबसे ज्यादा संभावनाएं कौन से क्षेत्र में है, ये क्षेत्र है। अब इसमें भारत भी शामिल, भारत भी आ गया, और इसमें दुनिया के जो अधिकांश डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, ज्यादातर इसके अंदर शामिल होते हैं। तो शुरुआत में तो एक आ गया भाई इन देशों को शामिल किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये इसमें बदलाव किया गया और ये कहा भाई दुनिया का कोई सा भी देश अगर शामिल होना चाहे इस गठबंधन में तो वो शामिल हो सकता है। तो हाल ही में कौन से देश ने इसके अंदर शामिल होने का निर्णय लिया है, तो उसमें जो नाम दे रखा है वो दे रखा है यूएसए का। जो मेरा सवाल ये है कि कौन सा देश जो है हाल ही के अंदर इसमें शामिल हुआ है। ग्लासगो में जो मीटिंग चल रही है COP26 की, उस मीटिंग के अंदर जो है ये अमेरिका ने फैसला किया कि वो इसमें शामिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं नवंबर के अंदर, जो फिलहाल एग्जाम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अमेरिका ने शामिल होने का, और अमेरिका का कौन सा प्रधानमंत्री है, जॉन कैरी का नाम आता है, वो अमेरिका के प्रधानमंत्री है, अमेरिका के प्रतिनिधि है। जो COP की जो बैठक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी मैं पूरी की पूरी आपको क्लास कराऊंगा। उस बैठक का आयोजन किया जा रहा है ब्रिटेन के ग्लासगो में। वहां पर इन्होंने, अमेरिकी प्रतिनिधि ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, मैंने भी आपको समझा दिया क्या है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई भाई, इसकी शुरुआत जो है 2015 में COP की बैठक हुई थी, 21वीं बैठक। कहां पर वो बैठक हुई थी, पेरिस के अंदर। तो वहां पर 2015 में पेरिस, इसे पेरिस जलवायु समझौता कहते हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर आने का फैसला किया था। और जब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा नहीं, पेरिस जलवायु समझौते के अंदर हम दोबारा से शामिल हो रहे हैं। ये वही पेरिस है जहां पर ये मीटिंग हुई थी। तो वहां मोदी जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा गठबंधन क्यों ना बना लिया जाए जिससे सोलर एनर्जी का यूज करें। और उस समय के जो वहां के राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उन्होंने मोदी जी के इस सुझाव का समर्थन करा, और दोनों के मिलकर, दोनों के प्रयासों से ये ISA का गठन हुआ, जिसकी 2018 के अंदर पहली शिखर सम्मेलन जो हुआ वो दिल्ली में ही आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, सौर ऊर्जा के तीव्र प्रसार, यानी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, फिर वही पेरिस जलवायु समझौता। ये सवाल किसी भी एग्जाम के लिए सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये समझौता, ये गठबंधन का विचार कब आया, कौन से COP की बैठक थी जिसमें लाया गया, और किसके अंतर्गत जो है ये, किसके अंतर्गत ये किसका सुझाव था, या फिर क्या क्या इसके अंदर निर्णय लिए गए। तो शुरू में तो केवल उन्हीं देशों को शामिल किया जाना था जो देश क्या कहलाते थे, जो देश कर्क और मकर रेखा के बीच में थे। बाद में इसका विस्तार कर लिया गया और उन देशों को भी शामिल किया गया जहां कर्क और मकर रेखा नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कर्क और मकर रेखा की बात जब आएगी, अभी आप में से कई बच्चों को ज्योग्राफी के अंदर ये पॉइंट नहीं पता होंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी देखो, ये अमेरिका है, आप ध्यान करो, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि ये जो लाइन है मकर रेखा की, ये कहाँ से गुजरती है, ये इस गुजरात से होकर गुजरती है। तो मैं इसको यहां तक ले आता हूं। तो अमेरिका कहां पड़ गया, यहां देखिए आप, अमेरिका कहां है,
ये अमेरिका है पूरा पूरा। तो जाहिर बात है अमेरिका जो है मकर रेखा और सॉरी कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, इसे कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, और कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रोग। ध्यान रखिए, जो कैंसर बीमारी है उसे हिंदी में कर्क रोग कहते हैं, तो कर्क रेखा को ही कैंसर कहते हैं। तो ये देश जो है ये इसके उत्तर में है, अमेरिका इसके उत्तर में है, उसके बावजूद भी इसको शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये फैसला किया गया भाई केवल सीमित ना रखा जाए इसको कि इसके मेंबर केवल वही बनेंगे जो कर्क और मकर रेखा के बीच में, बाकियों को भी इसमें शामिल किया गया। यहाँ पॉइंट दे रखा है, ये जो गठबंधन है आईएसए, इसमें कितने प्रतिशत देश ऐसे हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क का मतलब हो गया कैंसर और मकर का मतलब हो गया कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन देशों में साल भर जो है सोलर एनर्जी चमकती है, साल भर। इसका लक्ष्य क्या है आईएसए का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आईएसए ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो क्या है, 1 ट्रिलियन वाट, 1 ट्रिलियन जो है 1 लाख के बराबर होता है। तो इतनी वाट एनर्जी का सौर उत्पादन करना है 2030 तक। इंपॉर्टेंट हो गया, जरूर एग्जाम में आ सकता है। और मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है 2030 तक, 450 गीगावाट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने अपना लक्ष्य 450 का रखा है और दुनिया के इस गठबंधन ने, जिस आईएसए कहते हैं, उसने 1 ट्रिलियन वाट का लक्ष्य रखा है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करने वाला, यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करने वाला आईएसए, जिसे ये इंटरनेशनल सोलर अकेला संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। भारत में किस जगह पर है, ये इधर आ गया गलती से, ये है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। और हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है वो कौन है, आर.के. सिंह। फिर अगला पॉइंट आ गया भाई हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ। भारत और नेपाल दोनों के बीच में एक मैत्री समझौता है 1950 का, जिसमें भारत ने बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है नेपाल की सुरक्षा को लेकर, विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को लेकर अपने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हुई है। उसी दौरान एक निर्णय लिया गया 1950 में कि भाई ऐसा करेंगे कि जो तुम्हारे यहाँ आर्मी का जनरल बनेगा इंडिया में, उसको तो नेपाल में बुलाकर उसको नेपाल की आर्मी का जनरल घोषित किया जाएगा। ऑनररी, मानद, जैसे आप देखते हो ना कई कलाकार होते हैं डॉक्टरेट मिल गए, तो वो पढ़ाई तो करते नहीं है, उन्हें ऑनररी या मानद डिग्री दी जाती है ना, जिसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी उन्हें, लेकिन ऑनररी उपाधि। ऐसे ही नेपाल के जो जनरल होते हैं आर्मी के, उनको इंडिया में आते हैं, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट उनको ऑनररी वो देते हैं। तो ये क्वेश्चन आया, ये आएगा कि कौन से देश के जनरल को भारत की सेना का भी जनरल का रैंक दिया गया। तो यहाँ पॉइंट आ गया, किस देश के सेना प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी कह लीजिए इंग्लिश के, जनरल की मानद, मानद का मतलब होता है ऑनररी। ऑनररी मैंने आपको बता दिया, केवल ऐसा कि नाम को, ना तो सैलरी मिलेगी इस काम के लिए, ना उन्होंने उससे संबंधित कोई कार्य वैसे किया है। तो उनके नाम क्या आ रहा भाई, इनका नाम देखिए, प्रभुराम शर्मा, नाम भी कितना बेहतरीन नाम है, को ये रैंक प्रदान की है। और जब पिछले साल हमारे जो मुकुंद नरवाणे, जो इंडियन आर्मी के जनरल है, वो जब गए थे, तो वहां पर जो उनकी प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने नेपाली सेना के जनरल की रैंक जो है वो दी थी हमारे सेना अध्यक्ष को। और ये परंपरा कब से चली आ रही है भाई, 1950 से चली आ रही है। भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान, उनके साथ हमारे इसी तरीके के समझौते हैं कि अगर उन पर कोई किसी प्रकार का जोखिम आता है बाहर देश का, चाहे चीन ने भूटान के मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करी हो या नेपाल के मामले में कभी करेगा, तो भारतीय सेना जो है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। यहाँ पर इनका फोटो दे रखा है भाई, ये जो महामहिम है यहाँ के नेपाल के, उनकी मैंने फोटो आपको दे रखी है, देख लीजिए। यहाँ पर ये है बात जिन्हें जनरल की उपाधि मिली है, प्रभुराम शर्मा।
अगली है जापान के अंदर हाल ही के अंदर चुनाव हुए हैं, संसदीय चुनाव। जापान में भी समस्या चल रही है भाई। शिंजो आबे जो है एक बहुत बड़े वहाँ के राजनीतिक परिवार से संबंधित थे और उन्होंने ही एक सुझाव दिया था जिसको आजकल आप सुन रहे हो, एक समूह है जिसे कहते हैं क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल है, यूएसए, इंडिया और कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उसका सुझाव शिंजो आबे ने दिया था, लेकिन शिंजो आबे जो है स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद जो दूसरे बने वो भी कोविड और टोक्यो ओलंपिक के दौरान उनकी भी आलोचना हुई कि भाई उन्होंने सही प्रबंधन नहीं कराया, सही निर्णय नहीं लिए, उन्होंने भी अपने पद से त्याग दिया। उसके बाद बने फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जब प्रधानमंत्री बने तो उसी दौरान समय आया वहाँ के आम चुनाव का। अब जब आम चुनाव हुए तो उसमें इनकी पार्टी ने अच्छी खासी जीत हासिल करी और फिर से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, जापान के अंदर जो चुनाव हुए उसमें दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए और जो उनकी द्विसदनीय विधायिका है, जैसे हमारे यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट क्या है, 2 हिस्से, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ऐसे इनके अंदर भी है कि एक तो हाउस ऑफ काउंसिलर्स है जिसे हमारे यहाँ कह सकते हैं राज्यसभा, और एक जो होता है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अमेरिका में कहा जाता है, अमेरिका में इसे सीनेट कह देते हैं, इसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो इनके यहाँ भी इसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, निम्न सदन है। यहाँ पर जो बहुमत प्राप्त करेगा वो जो है क्या बनेगा, वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि जापान के अंदर राष्ट्रपति नहीं है, जापान में अभी भी सम्राट जो है वही माना जाता है वहाँ का महामहिम। तो इस मायने में जब आप पढ़ते हो संविधान तो उसके अंदर आता है क्या जापान गणतंत्र है, रिपब्लिक है, आपका आंसर होगा नहीं। रिपब्लिक या गणतंत्र वो होता है जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, और जिस देश के अंदर पैदाइशी कोई मुखिया बनता हो जैसे जापान के अंदर, तो वो नहीं माना जाता।